नमस्कार। आज हम बात करेंगे लूज मोशंस या डायरिया के कारणों के बारे में। ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। आई डोंट थिंक आज तक कोई भी हम में से ऐसा होगा जिसे कभी भी ज़िंदगी में एक बार भी लूज मोशन या डायरिया का प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। एटलीस्ट इंडिया जैसे क्लाइमेट या जिसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट बोलते हैं, जहाँ ट्रॉपिकल इन्फेक्शंस वगैरह बहुत ज़्यादा कॉमन है, वहाँ ये ज़्यादातर लोगों को कभी ना कभी होता है। कई लोग को मल्टीपल टाइम्स होता है। ठंड के मौसम में कंपैरेटिवली कम होता है, गर्मी के मौसम में, रेनी सीजन में यानी बारिश सीजन में ज़्यादा होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इसके कारण क्या होते हैं, कौन कौन से पेशेंट्स में डायरिया या लूज मोशंस हो सकता है। किसी भी बीमारी को ट्रीट करने के लिए ज़रूरी है कि उसके सही कारण को हम डिटेक्ट कर सकें। यदि हम सही कारण को डिटेक्ट कर सकेंगे तो ही बीमारी के निवारण पर पहुंच पाएंगे और उसको अप्रोप्रिएटली ट्रीट कर पाएंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे कॉमन कारण ट्रॉपिकल कंट्रीज में जो किसी को अगर डायरिया होता है तो वो इन्फेक्शन की वजह से होता है। ज़्यादातर केस में ये वायरस का इन्फेक्शन होता है। ज़्यादातर बच्चों में जो होता है वो रोटा वायरस, नोरो वायरस या वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस जिसको बोलते हैं, जिसमें कई बार बच्चों को वॉमिट वगैरह भी हो जाता है। बैक्टीरिया में एस्चेरिशिया कोलाई यानी ई कोलाई, सैल्मोनेला, कंपाइलोबैक्टर, ये कॉमन बैक्टीरिया हैं जो आपको लूज मोशन या इन्फेक्शन की वजह से डायरिया करवाते हैं। ये सारे बैक्टीरियाज को या वायरसेस को आपको ट्रीट करना होता है अगर आपको लूज मोशन का प्रॉब्लम है तो। वायरस के लिए तो खैर बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं आता। कीटाणुनाशक दवाइयाँ जो हम देते हैं ज़्यादातर वो बैक्टीरिया को मारने में मदद करती है। नेक्स्ट है फूड पॉइजनिंग या खाने की वजह से प्रॉब्लम अगर किसी को होती है, वो ज़्यादातर बैक्टीरिया रिलेटेड होता है, जैसे कि सैल्मोनेला, कंपाइलोबैक्टर, एस्चेरिशिया कोलाई या कुछ पैरासाइट जैसे कि जियार्डिया और क्रिप्टोस्पोरिडियम। ये ज़्यादातर लोगों को डायरिया कराते हैं जो कि खाद्य पदार्थों से रिलेटेड होता है। इसमें सारे लोगों को फूड पॉइजनिंग की कैटेगरी में सबको नहीं लेते, पर खाने से रिलेटेड लोगों को जो डायरिया होता है, दूषित या प्रदूषित खाना या इन्फेक्टेड खाना खाने से अगर डायरिया हो रहा है तो ये बैक्टीरिया उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा एक ट्रैवलर्स डायरिया होता है। जो लोग ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में या इस तरह से जो लोग ट्रैवल करने को आते हैं, घूमने फिरने के लिए आते हैं, उनको जो डायरिया होता है वो ज़्यादातर एस्चेरिशिया कोलाई या पैरासाइट जैसे कि जियार्डिया, इनकी वजह से ज़्यादातर देखने को मिलता है, तो उसको ट्रैवलर्स डायरिया बोलते हैं। पहले ज़माने में कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा था कि जब फॉरेन कंट्री से कोई यहाँ पे आता था तो उनको पहले से डायरिया के बारे में उनको ट्रीटमेंट किया जाता था कि उनके लिए उनको दवाइयाँ दी जाती थी ताकि उनको ट्रैवलर्स डायरिया नहीं हो, क्योंकि माना जाता था कि इंडिया जैसे कंट्रियों में ये डायरिया ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन की वजह से डायरिया हो सकता है, जैसे कि मैग्नीशियम है, कीमोथेरेपी ड्रग्स है, कुछ एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है, खून पतला करने वाली क्लोपिडोग्रल मेडिसिन है, इससे भी हो सकता है। एंटीबायोटिक्स जो कि अपनी नॉर्मल या बेनिफिशियल बैक्टीरिया को मार देती है, उनसे भी कई बार डायरिया हो सकता है। जिन लोगों को भी एंटीबायोटिक्स लंबे समय तक चल रहा है उनको डायरिया काफ़ी हो सकता है, तो उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुछ स्पेसिफिक फूड से अगर आपको इंटॉलरेंस हो, खासकर अगर डेयरी प्रोडक्ट्स है जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, दूध में या कुछ और डेयरी प्रोडक्ट्स में जो शुगर होता है उससे भी कई बार लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। लैक्टोज से तो होती ही है, तो ये अगर किसी को हो रहा है तो आपको एक तरह से फूड इंटॉलरेंस होता है। इसी तरह से लोगों को ग्लूटेन से भी डायरिया हो सकता है, यानी कि गेहूं से भी डायरिया हो सकता है। अगर आपको सीलियाक्स डिजीज या विपल्स डिजीज है तो उसमें आपको फूड रिलेटेड डायरिया हो सकता है। ये पर्टिकुलर खाना आपको खाने से डायरिया ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा बीमारी है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसमें कई बार लोगों को आंतों में इन्फ्लेमेशन या सूजन होने से लंबे समय तक डायरिया और पेट दर्द होता रहता है। बाउल हैबिट्स बार बार उनके चेंज होते हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया, बार बार इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी एक कॉमन कारण है जिससे आपको डायरिया हो सकता है। कुछ इंटेस्टाइनल बीमारियां जैसे कि सीलियाक्स डिजीज, मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम और डाइवर्टिकुलाइटिस, ये सारी चीज़ों में भी आपको अक्यूट या क्रॉनिक डायरिया हो सकता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या एंजाइटी हो तो उसमें भी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते हैं जो कि आपके खाने की मूवमेंट को हाथों में बढ़ा देते हैं। इससे भी लोगों को डायरिया हो सकता है। मैल नरिशमेंट या न्यूट्रिशन जिनका प्रॉपर नहीं हो, उनकी वजह से भी लोगों को क्रॉनिक डायरिया हो सकता है। कुछ पैरासिटिक वर्म्स जैसे कि अमीबियासिस, हुकवर्म्स, ये सब के प्रेजेंस से भी लोगों को डायरिया हो सकता है। इसके अलावा एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया जो है वो बॉडी में एक खराब तरह का बैक्टीरिया जिसके क्लोस्ट्रिडियम डिफिसाइल बोलते हैं, वो बैक्टीरिया आंतों में बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगता है। जब लोगों को लंबे समय तक हॉस्पिटल में एंटीबायोटिक्स देते हैं तो बॉडी का नॉर्मल बैक्टीरिया मर जाता है और उसके बदले ये खराब बैक्टीरिया आ जाता है जो कि बहुत ज़्यादा जानलेवा है। सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं किया तो जान ले सकता है। इसका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है।
हेपेटाइटिस के दौरान भी आपको डायरिया हो सकता है, जैसे हेपेटाइटिस ए, बी और सी वायरस के इन्फेक्शन के दौरान जब आदमी को जॉन्डिस होता है तो साथ में यही वायरसेस आपके आंतों को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपको डायरिया हो सकता है। इसके अलावा कुछ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस और गॉल ब्लैडर के प्रॉब्लम्स है, उसमें भी लोगों को लंबे समय तक डायरिया हो सकता है। बहुत ज़्यादा कैफीन या चाय कॉफ़ी वगैरह लेने से, बहुत ज़्यादा तीखा पदार्थ खाने से, स्पाइसी फूड खाने से, और बहुत ज़्यादा ओरल स्वीटनर्स जैसे कि सॉर्बिटॉल अगर हम खाते हैं, या बहुत ज़्यादा फैट वाला फूड अगर हम लेते हैं, तो वैसे लोगों को भी अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको खाते हैं तो डायरिया हो सकता है। बहुत ज़्यादा रेडिएशन के एक्सपोजर से भी रेडिएशन एंट्राइटिस हो सकता है। रेडिएशन के एक्सपोजर से आंतों में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस हो जाता है, जिससे कि लोगों को रेडिएशन इंड्यूस्ड डायरिया होता है। इसको रेडिएशन एंट्राइटिस बोलते हैं। कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेस जिसमें बॉडी में खुद के एंटीबॉडीज बॉडी के को डैमेज करते हैं, आंतों को डैमेज करते हैं, अलग अलग तरह से इन्फ्लेमेशन या सूजन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम, ऑटो इम्यून एंट्रोपैथी, और कई तरह के आर्थराइटिस वगैरह में भी आपके आंतों में इन्फ्लेमेशन होता है, जिससे कि आपको लूज मोशन या डायरिया हो सकता है। बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीने से भी लोगों को, या बहुत ज़्यादा रेगुलरली जो लोग अल्कोहल पीते हैं उनको भी लूज मोशन या डायरिया का प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ ब्रेन रिलेटेड बीमारियां हैं, जैसे ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी, जो कि डायबिटिक पेशेंट्स में भी काफ़ी देखने को मिलती है। इसके अलावा ब्रेन रिलेटेड मल्टीपल स्क्लेरोसिस की जो बीमारी है, जो आंतों के नर्व सप्लाई को डैमेज करती है, उसकी वजह से आंतों का जो नॉर्मल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है या जो फूड का मूवमेंट है, जो कि आपके नर्व्स द्वारा कंट्रोल होता है, वो भी डैमेज हो सकता है। इससे भी डायरिया हो सकता है। कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे कि डायबिटीज, थायराइड, खासकर हाइपरथायरॉयडिज्म, कोई पर्टिकुलर फूड की अगर किसी को एलर्जी हो, और वैसे लोगों को डायरिया होने का प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो सकता है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कि कौन कौन से व्यक्तियों को डायरिया हो सकता है, डायरिया के क्या कॉमन कारण है। ज़्यादातर कोई कॉमन इन्फेक्शन जैसे कि बैक्टीरिया और वायरस के इन्फेक्शन, फूड से आने वाला इन्फेक्शन ज़्यादातर जो कि बैक्टीरियल होता है, ट्रैवलर्स डायरिया जिसमें इकोलाई और जियार्डिया इन्वॉल्व है, कुछ मेडिकेशंस खासकर एंटीबायोटिक्स, एंटी कैंसर ड्रग्स और एंटी हाइपरटेंसिव लोगों को डायरिया हो सकता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस या कुछ स्पाइसी ऑयली फूड के इंटॉलरेंस से लोगों को हो सकता है। आंतों के इन्फ्लेमेशन जिसको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसऑर्डर्स बोलते हैं, उससे हो सकता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी इसी तरह का लंबे समय तक डायरिया हो सकता है। स्ट्रेस और एंग्जाइटी की वजह से, थायराइड की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से, आर्टिफिशियल स्वीटनेस की वजह से हो सकता है लोगों को डायरिया। इसके अलावा वायरल हेपेटाइटिस में भी डायरिया हो सकता है। कोई पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट्स जैसे कि कैफीन वाली चीज़ों को ज़्यादा मात्रा में ले ले तो भी डायरिया हो सकता है। रेडिएशन के एक्सपोजर से, ऑटो इम्यून डिजीज से, अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेने से, ब्रेन की कुछ बीमारियां जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस और ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी, इस तरह की सारी बीमारियों में लोगों को लूज मोशन का प्रॉब्लम हो सकता है। ज़्यादातर वैसे सबसे कॉमन कारण इसमें इन्फेक्शन को माना जाता है, लेकिन इसके अलावा भी ये सारे कॉजेज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है। बार बार अगर किसी को डायरिया हो रहा है और एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो ये सारी चीज़ों पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल पर पेट से संबंधित टॉपिक्स देखना चाहते हैं, जॉन्डिस है, गॉल स्टोन्स है, पेट में दर्द संबंधित या कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, एसिडिटी, ब्लोटिंग संबंधित वीडियोस देखना चाहते हैं, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेस या पेट से रिलेटेड डिसऑर्डर्स का हमने एक प्लेलिस्ट किया है। इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दे रहा हूँ, आप इसे चेकआउट करिए। काफ़ी कुछ नया जानने और सीखने को मिलेगा, जिससे बीमारी को मैनेज करना ईजी होगा।